एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में दो एप्लीकेशन अपन ने देख लिया है। कौन कौन सी एप्लीकेशन? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और गिवन इक्वेशन, और एक एप्लीकेशन थी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिराइव द फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला डेरिवेशन इससे करते हैं अपन। टू डिराइव द फॉर्मूला, क्या दो बार डेराइव, अच्छा हाँ, दो बार डिराइव हो गए, सॉरी। टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल इक्वेशन, टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिराइव कर सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है। टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल अपन देखें, मान लो हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना है, तो मैं पहले यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कि भाई अगर स्कूल एग्जाम में आता भी आपको 11th में तो कैसे करना है, उसके बाद फिर अपन सीधे सीधे कंपटीशन के हिसाब से भी अपन करते चलेंगे। बट पहले आप देखो पूरा सिस्टमैटिकली, तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लूं कि फार्मूला डिराइव कैसे करना है। तो क्वेश्चन ये है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास m, acceleration due to gravity g, and height h। ये तीन फिजिकल क्वांटिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको फार्मूला डिराइव करना है, डिराइव द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। और किसी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये इन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पे आपने एक पार्टिकल लिया, ठीक है, सपोज दिस इज एनी पार्टिकल का मास m है, ये ग्राउंड से इसकी हाइट h हो गई अगर सपोज, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे mgh होता है, याद है ना ये। लेकिन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन अपन इसको निकालेंगे यहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, देखो किस टाइप से आएगा बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे। हाँ, सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका ध्यान देना। तो लिखोगे कैसे, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी को मैं सिंबल यूज कर रहा हूं यहाँ पे U से। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर A, फिर G टू द पावर B और H टू द पावर C फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो जो जो फैक्टर दिए हैं उनको लिख लो। और हमें नहीं पता है कि पावर किस टाइप से है, तो एक की पावर A लिख दो, एक की पावर B लिख दो, एक की पावर C लिख दो। जैसे मास की पावर हमें नहीं पता कितना है, m स्क्वायर है कि √m है कि m क्यूब है, आप ये लिख दिए यहाँ पे। तो U इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर A, G टू द पावर B, H टू द पावर C, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, u इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे k, भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगा देते हो, m टू द पावर a, g टू द पावर b, h टू द पावर c लिखोगे। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1 where k is dimensionless constant, dimensionless constant, huh? Dimensionless constant, g is dimensionless constant, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। ये जो कांस्टेंट हमने यूज किया यहाँ पे, दिस इज द डायमेंशन लेस, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, दिस इज द डायमेंशन ऑफ k। अब मास की डायमेंशन लिखना है, फिर g की लिखना है, और किसकी डायमेंशन लिखना है आपको, h की डायमेंशन लिखना है यहाँ पे। तो मास की डायमेंशन तो सिंपल क्या रहेगा बेटा, m टू द पावर 1। ग्रेविटी की जो डायमेंशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन के बराबर रहेगा L1 t माइनस 2, एंड h की जो डायमेंशन है, h मतलब लेंथ है, L टू द पावर 1। तो ये सभी की डायमेंशन आपने यहाँ पे लिख लिए। और एक और बच्चा भी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन रहेगी, कोई भी एनर्जी हो, m टू द पावर 1, l टू द पावर 2। क्या बेटा, हेलो, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं ना, U से कर लो, V से कर लो, E से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस सिंबल से डिनोट करते हो, बट आप लिख दो कि भाई आपने इसको किस सिंबल से डिनोट किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी को हमको U सिंबल से डिनोट करना, बस हो गया, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस सिंबल से आप इसको डिनोट करते हो, ठीक है, क्योंकि सिंबल कम पड़ जाते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना अपने पास में, तो सिंबल कम पड़ जाते हैं भाई, ओके। तो आप किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लिख दो वहां पे। जैसे आप मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हो, प्रेशर को भी पी से डिनोट करते हो, और आगे और देखोगे दूसरी और फिजिकल क्वांटिटी को, पावर को भी पी से डिनोट कर रहे हो, स्पीड के लिए भी सिंबल भी यूज करते हो, वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हो, ठीक है ना। तो ऐसा सिंबल फिक्स नहीं है। क्यों सिंबल फिक्स नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सिंबल है आपके पास में, 26 ही लेटर है, और फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो जाती है, तो फिर ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ अपने को सिर्फ इसके लिए यही सिंबल यूज करना है। हाँ, कुछ सिंबल फिक्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए कैपिटल G यूज करते, कुछ फिक्स कर दिए, बट ऐसा वहां पर भी जरूरी नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट के लिए H आप यूज करते हो, बट वो एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, वो जनरल हो गया, जैसे प्लैंक कांस्टेंट लिख दिया, H लिख दिया, या कोई इक्वेशन में आया है या ग्रेविटेशनल फार्मूले में आया G, तो वो अंडरस्टूड है कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। गैस कांस्टेंट के लिए R, तो ये कुछ सिंबल फिक्स कर दिए गए। स्पीड ऑफ लाइट के लिए C इन वैक्यूम, ये कुछ सिंबल फिक्स हैं कुछ कांस्टेंट के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे कि भाई लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग, मैंने डायमेंशन लिखा और इक्वेशन बस जमाया यहाँ पे। अब अगला जो स्टेप है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, ठीक है, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे अभी अगली स्टेप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है यहाँ पे। सो दिस इज योर पेज नंबर 2, और इसमें है बेटा पेज नंबर 2 पे देखो, सो देयरफॉर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू K m टू द पावर A, G टू द पावर B, H टू द पावर C है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ U इक्वल्स टू
डायमेंशन ऑफ के एम टू द पावर ए जी टू द पावर बी एच टू द पावर सी, लिखोगे ना ऐसा। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यू या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। फिर यहाँ पे लिखोगे डायमेंशन ऑफ k, ये तो डायमेंशन लेस था। फिर मास के लिए m टू द पावर 1 और पूरे की पावर a, g के लिए l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 पूरे की पावर b, h के लिए l टू द पावर 1 पूरे की पावर c। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, ठीक है ना। जो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 लिखा है, ये तो कोई काम का नहीं है हमारे लिए, मीनिंगलेस हो जाएगा ये, है ना, मीनिंगलेस हो जाएगा। 1 भी मान सकते हैं, और अगर नहीं भी मान रहे तो चलो लिखा रहने तो भाई, क्या फर्क पड़ता है। बट आगे चल के इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। m टू द पावर a हो गया, और आप डायरेक्ट लिखो ना, सेम बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी के पावर को ऐड करते चलो आप यहाँ पे। ये अगली स्टेप देखो, अभी यहाँ पे जो चल रही है, m टू द पावर a आ गया, 1 इंटू a इसे, फिर l टू द पावर b t टू द पावर -2b, और फिर से है l टू द पावर c। तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया बेटा, ये वाली स्टेप को, इस स्टेप को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। इस स्टेप पे ध्यान देना, मैंने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर सभी को समझ में आ गया क्या? ये स्टेप जो लिखा मैंने, ये स्टेप सभी बच्चों को समझ में आई क्या? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इन स्टेप्स पे? ये कैसे लिख दी है अपन ने, है ना। तो अब सेम बेस वाले जो फिजिकल क्वांटिटी हैं या जो टर्म्स हैं, उनकी पावर को ऐड कर दो। तो m टू द पावर 0 और एक a है ना। फिर l टू द पावर देखो 0 प्लस b एंड प्लस c, और t टू द पावर 0 एंड -2b दिख रहा आपको। इज इट क्लियर? सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर b प्लस c, t टू द पावर -2b, तो सॉरी a आएगा, m टू द पावर 0 नहीं, a बचेगा, है ना, m टू द पावर a। लेफ्ट साइड में m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। यहां तक आ गए। अब बताओ क्या करोगे? ये जो इक्वेशन आई है, इसको क्या करना अब यहाँ पे? लेफ्ट साइड में जो m है उसकी पावर 1 है, और राइट साइड में जो m है उसकी पावर a है। लेफ्ट साइड में l की पावर 2। तो सेम, हाँ, सेम बेस वाली जो क्वांटिटी है उनके पावर को क्या करना है आपको? कंपेयर करना है। Now comparing the power of same base के पावर को कंपेयर कर लो। तो m की पावर को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे a, तो a की वैल्यू आ गई। फिर l की पावर को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे b प्लस c है ना। फिर आप t की पावर को कंपेयर करो बेटा, तो t की पावर को अगर आप कंपेयर करते हो तो लेफ्ट साइड पे -2 है और राइट साइड पे कितना है? -2b है। अरे ये स्टेप समझ गए कि नहीं? कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस, समझ गए ये? Yes, sir. सभी बच्चे ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट स्टेप आ गई अब यहाँ पर की, ये इंपॉर्टेंट स्टेप आई है ना। तो a की वैल्यू 1 आ गई, और अब यहाँ पे आप इसको ना सिंप्लीफाई कर लेना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले यहाँ पर से देखो, ये -2 भी माइनस माइनस कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 2b, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना बचेगा? 1 इक्वल्स टू b बचेगा, 1। हाँ, b की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब b की वैल्यू 1 है, इसको कहाँ पे पुट कर दो तो c की वैल्यू निकल जाएगी, l में पुट कर दोगे। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, और ये हो गया b की वैल्यू 1, और ये c, तो c का आंसर भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये b की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर दी है। तो ये आपस में ऐसा आपको देखना, 3 टर्म मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगी आपको, और उसमें आप पुट करके क्या कर सकते हो? फिर आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है।
क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इस पे? नो। कोई डाउट? यहाँ पे पूरा फाइनल आंसर तक पहुंचने वाले अपन अभी। तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर देना है, जो इक्वेशन 1 थी आपकी, ठीक है, जो इक्वेशन 1 थी उस पे ले जाके आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहीं पे राइट साइड पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज अवर पेज नंबर 2। यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसी पेज पे अपन अब इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे, ठीक है। सो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर देखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू K m टू द पावर A G टू द पावर B H टू द पावर C। तो आपने A B C की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे एलिमिनेट कर लिए। K इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, m टू द पावर A मतलब 1, G टू द पावर B मतलब 1, B की वैल्यू 1 आई, H टू द पावर C इसकी वैल्यू भी 1 है। मतलब आप सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हो, K M G H लिख सकते हो, ये फार्मूला आ गया। लेकिन दिक्कत ये है कि K की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं चलेगी। K की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में हाफ फैक्टर आता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, हाफ आता है कि नहीं। तो ये जो K है ना, ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। K इज सम अननोन कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर होगा यहाँ पे, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल मतलब समझ गया, नंबर वाला जो कांस्टेंट होता है, पाई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा। ये ड्रॉबैक हो गया कि जो कांस्टेंट होता है इक्वेशन के सामने, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, वो पता नहीं चलता है। तो आपने फार्मूला डिराइव कर लिया बाकी, ठीक है ना। तो K की वैल्यू यहाँ पे अननोन ही रहेगी, वो इस मेथड से पता नहीं चलता है। अगर इस मेथड से पता चलने लगता है तो फिर हमको पूरी फिजिक्स में आगे कोई भी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं रहती, बस इसी मेथड से अपन सारे डेरिवेशन कर सकते थे। तो इस मेथड से आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हो कि भाई फार्मूला किस टाइप से बनेगा, बट एग्जैक्ट फार्मूला के लिए आपको एक्चुअल चैप्टर में जाके समझना पड़ता है। जैसे आपको पता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है, K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि K की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। लेकिन ये जो लास्ट में लिखे अपन ने, ये तभी आप लिख पाओगे जब आपको पता है कि mgh है। अगर मान लो आपको अभी तक पता ही नहीं है कि भाई mgh होता है, तो आप निकाल पाते क्या ये K की वैल्यू बता पाते क्या, नहीं बता पाते। आपको कहाँ तक पता चलता, K इंटू mgh तक ही पता चलता है। तो ये एक ड्रॉबैक भी हो गया इस मेथड का। हाँ, लेकिन अपन ने शुरुआत में भी पढ़े हैं, पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया हूँ कि कोई फार्मूला अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है तो डेफिनेटली वो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो हो सकता सही हो, क्योंकि ये जो कांस्टेंट आते हैं ना, ये पता नहीं चलते। अभी जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन डिराइव करते हैं अभी अगले पेज पे, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास को कौन शेयर कर देगा? सर ले लिए? आज की क्लास कौन शेयर करेगा? मैं कर दूंगा सर। ठीक है, सर हाँ बोलो घनिष्ठ का। सर ये बी की वैल्यू 1 कैसे आई? ठीक है, देख यहाँ पे टी के पास में देखना, जहाँ पे टी को कंपेयर किए ना अपन ने, टी के पास में देख बेटा, टी के पास में देखना, ठीक है घनिष्ठ का। हाँ सर। टी के पास में -2 इक्वल्स टू -2 भी है, वो समझ गए कैसे आया है, वो समझ गए कि नहीं। m को m के साथ कंपेयर करना, l को l के साथ कंपेयर करना, ठीक है घनिष्ठ का। मतलब हाँ पावर सर। का, हाँ वो समझ गए, पावर को पावर के साथ कंपेयर करना, मतलब सेम बेस को। फिर यहाँ पे आपका t है और t को t के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो सेम बेस वाली पावर को कंपेयर करना है। तो m की पावर, m में लेफ्ट साइड में पावर 1 है, राइट साइड में कितना a है, तो 1 इक्वल्स टू a आ गया, लिखा है ना, कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस।
इज इट क्लियर? और हाँ। L की पावर लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में B प्लस C है। फिर T की पावर लेफ्ट साइड में -2 है और राइट साइड में -2B है। तो अब -2 इक्वल्स टू -2B, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया T में, कैलकुलेशन में देखो, है ना? सर अब 2 इक्वल्स टू 2B बचा, तो फिर B इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बेटा? 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, हाँ। अभी समझ गए? और हाँ फिर ये सर जो, समझ गई। ओके, अच्छा इसमें ना देखो, ये तो अपन अननेसेसरी स्टेप बढ़ाए हैं, ये सब कैलकुलेशन आपके ना माइंड में ही होने चाहिए बहुत सारे। जैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे सीधे सीधे m की पावर जो है 1, वहां तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। L के पावर में 2 इक्वल्स टू B प्लस C और T में -2 इक्वल्स टू -2B है, तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन मत करो। B की वैल्यू डायरेक्ट समझ में आ रही, देख के कि 1 आएगा वहां पे। तो ये कैलकुलेशन अपने को फास्ट करना है, ठीक है? और इसीलिए मैंने बोला हूँ कि भाई जो आपकी 9-10 की बुक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री वाला है, अब दोबारा पढ़ो उसको, नॉट फॉर द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर योर नॉलेज, ठीक है ना? दोबारा पढ़ो। अगर आपने अभी आगे के जो ड्रीम बनाए हैं आपके, नीट, जेईई, एनडीए, केवीपीवाई, ये सब के जो ड्रीम है, वो उन सबके लिए बहुत जरूरी है अभी आगे, ठीक है ना? ओके, पेज नंबर 3 अब ले लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3, अभी जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करते हैं इस मेथड से, ठीक है? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, पेज नंबर 3, डिराइव द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, डिराइव द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी using the method of dimension, using the method of dimension, है ना? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है? ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे ये पार्टिकल है, किसी स्पीड से जा रहा है, इसका मास m है, तो फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी के ई, जिसको सिंपल k लिखोगे, ये प्रोपोर्शनल है मास टू द पावर a और स्पीड टू द पावर b के। दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल्स टू, फिर एक और कांस्टेंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, स्मॉल k। जरूरी नहीं कि स्मॉल k से लिखो, c से भी लिख सकते हो कांस्टेंट, हाँ, कोई और कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे 2 बार k आ गया, 2 बार k आया कि नहीं? तो एक काम करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ये एक जो k है इसको e लिख देता हूँ यहाँ पे। भाई एनर्जी है तो अल्टीमेटली चलो e लिख दिया मैंने। E इक्वल्स टू k इंटू m टू द पावर a और v टू द पावर b। यहाँ पे जो स्मॉल k है, दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है? ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया मैंने। अब बेटा सभी की ना डायमेंशन लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, हाँ, उतने लंबी चौड़ी स्टेप नहीं लिख रहा हूँ अभी, डायमेंशन लिखो। तो अब डायमेंशन जब आप लिखोगे, डायमेंशन ऑफ E इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k m टू द पावर a v टू द पावर b। डायरेक्ट लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। फिर k डायमेंशन लेस है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। फिर m टू द पावर 1 पूरे की पावर a। फिर स्पीड में l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 पूरे की पावर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। अरे समझ गए यहाँ तक कि नहीं? हेलो, समझ गए? ये समझ गए कि नहीं? यहाँ पे ये वाली जो स्टेप लिखा हूं मैंने, ये समझा है कि नहीं समझा है? यस सर। मास की डायमेंशन क्या होती है?
m टू द पावर 1। v की डायमेंशन क्या होती है L1 t माइनस 1। फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फार्मूला सेम ही आएगा। ठीक है, कोई भी एनर्जी हो डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है। लिख दिया अपन ने। इसको रीअरेंज कर लो राइट साइड को, तो ये बचेगा m टू द पावर a। ठीक है, देख लो पूरा m टू द पावर a बचेगा। l टू द पावर, एक मिनट बेटा, एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, पता क्या मिस्टेक हुई है? नहीं नहीं, बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है। l टू द पावर कितना बच रहा है b, और t टू द पावर कितना बच रहा है यहाँ पे माइनस क्या? सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ है। वो अभी भूल जाओ कि हाफ होता है, अभी हमको नहीं पता ना, आपको नहीं पता ना कि हाफ होता वहां पे। तो वही तो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जो इसका ड्रॉबैक क्या, इस मेथड का ड्रॉबैक क्या, वही तो अपन देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो हाफ के बारे में पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे अभी। तो वो के है, जो के है ना डायमेंशन लेस कांस्टेंट, वही हाफ है वहां पे। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। लास्ट वाली स्टेप देखो, लास्ट वाली स्टेप देखो, बिल्कुल लास्ट वाली स्टेप देखो, ये समझे कि नहीं? बिल्कुल लास्ट की जो स्टेप आई है, बिल्कुल लास्ट, समझे? हाँ एकदम लास्ट वाली स्टेप देखो, समझ गए कि नहीं? अब कंपेयर, हाँ अब कंपेयर कर दो। अब कंपेयर करोगे सेम बेस को, कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस। तो नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे कंपेयरिंग द, हाँ बेटा बोल, बोलना जल्दी बोलना, क्या बोल रहा है? हाँ हेलो, बोलना भाई, क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है। मतलब हाफ दिया है, पावर दी, अंडर रूट दिया है, तो वो सब नहीं लिखना है। क्या? नहीं, मुझे ना आवाज नहीं आ रही तेरी बराबर। हाँ सर वो पूछ रहा है कि अगर इक्वेशन में हाफ दिया रहा, अंडर रूट दिया रहा, तो सब की वैल्यू कुछ नहीं लिखना है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। इक्वेशन में अभी तो ठीक है, ये तो तुमको पता था ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी तुमको पता था, पोटेंशियल की का भी पता था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेथड का ड्रॉबैक ही ये है कि इससे जो सामने के कांस्टेंट होते हैं ना, वो पता नहीं चलते आपको। ठीक है, अभी जैसे आपको बस ये था कि हम फार्मूला डिराइव कर रहे थे, भाई काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे डिपेंड करती, वो लिखा मैंने, और बस अपन फार्मूला डिराइव कर रहे हैं अभी। उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे ना, तो और समझ डेवलप होगी। अभी देखते जाओ अभी तुम। कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस, पावर ऑफ सेम बेस, सेम बेस वाले पावर को कंपेयर करो। तो m को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड में m कितना है 1, और राइट साइड पे है a, तो a की वैल्यू निकल गई। फिर l को कंपेयर करो तो लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड पे b है ना। फिर t को कंपेयर कर लो, वैसे तो अब जरूरत ही नहीं है, -2 और -b, तो कुछ भी कर लो, आंसर b का कितना आ गया 2 आ गया, और a का आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। कुछ भी कर लो आप, यही आंसर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आपको ये आंसर पता चल गया, ये समझ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, ये निकल के आ गया। तो अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है आपका, ये डिराइव हो गया। क्या डिराइव हो गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू K m टू द पावर A V टू द पावर B, K m टू द पावर 1 और V टू द पावर कितना बन गया बेटा 2, मतलब K m V स्क्वायर आ गया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, K डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, लेकिन K के बारे में पता है यहाँ पे आपको क्या? नहीं पता अभी। हाँ,
हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है कि वहां पे हाफ होता है। तो एक्चुअल में जो के की वैल्यू है वो क्या होती है, एक्चुअल में के की वैल्यू क्या होती है, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है वो हाफ होता है। और मैंने बताया था ना कि जितने भी नंबर होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये तो पता नहीं चल रहा, तो व्हाट इज द एक्चुअल फार्मूला या रियल फार्मूला क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का? रियल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको कहां तक मिल गया, एम वी स्क्वायर दोनों में मिलता है ना, एम वी स्क्वायर यहाँ भी एम वी स्क्वायर आया यहाँ भी, लेकिन एक्चुअल फार्मूला में 1/2 है और यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको, के है। के के बारे में आप बता नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या है के। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो मगर ये सर हर एक कांस्टेंट की वैल्यू हाफ रहती है क्या? नहीं हाफ नहीं रहती, हर कांस्टेंट की वैल्यू जरूर थोड़ी कि हाफ रहेगी यहाँ पे। हर एक कांस्टेंट की वैल्यू हाफ? नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो कांस्टेंट आ रहे हैं उनकी वैल्यू हाफ रहेगी, क्या रहेगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग होती ना बेटा। आप कितने फार्मूले जानते हो फिजिक्स में, कितने फार्मूले जानते हो? 4-5 ही जानते हो आप लोग तो, है ना। तो यहाँ पे बस अभी जो जानने वाले में वही अभी डिराइव कर रहा हूँ। चलो अभी थोड़ा नया अपन डिराइव करते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 3 का। ये इस मेथड का ना ड्रॉबैक हो गया। ये इस मेथड का ड्रॉबैक है। हाँ, अब अगले पेज पे जा रहा है अपन, पेज नंबर 4 पे। ओके, पेज नंबर 4 अब। पेज नंबर 4 पे फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। Derive the formula of time period of simple pendulum using the method of dimension. Derive the formula of time period of simple pendulum using the method of dimension. Using the method of dimension. Given that time period depends on mass of bob, acceleration due to gravity, g, and length of string, L। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम जानते हो कि नहीं जानते? पेंडुलम देखा है? पेंडुलम देखा है? ये जैसे मेरे पास आई कार्ड है, ये आई कार्ड है ना, ये लेंथ हो गई स्ट्रिंग की। ये यहाँ पे एक हैवी पार्टिकल होता है जिसको बॉब बोलते हैं, और ये ऑसिलेट हो रहा है। तो एक टाइम पीरियड मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, एक बार यहाँ से छोड़ दिए और फिर वापस यहीं पे आए, ये एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम, एक टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अपन ने क्या लिख दिए, बॉब का मास, फिर दूसरा क्या लिख दिया अपन ने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और तीसरा क्या फैक्टर लिख दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। तो आपको फार्मूला डिराइव करना है कि क्या फार्मूला बनेगा।
तो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, तो मैं यहाँ पे ना सीधे सीधे लिख रहा हूँ, अभी इतने लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखूंगा। पहले तो मैं पेंडुलम का डायग्राम आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे पेंडुलम का डायग्राम कैसा आएगा, ये पेंडुलम का डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हैवी पार्टिकल यहाँ पे अपन हैंग कर देते हैं, दिस इज नोन एज बॉब, और बॉब का मास m है, ये लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, और एक टर्म है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो पेंडुलम है वो इन 2 पॉइंट के अबाउट क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। ये समझ गया, डायग्राम समझ गया अभी की नहीं? अब यहाँ पे सीधे सीधे लिखे अपन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए सिंबल मैं टी लिख दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना? टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए, जी टू द पावर बी, और एल टू द पावर क्या लिखोगे, सी लिखोगे। अरे भाई समझ गए कि नहीं? टाइम पीरियड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डायरेक्ट लिख दिया अपन ने। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? मास की पावर ए पे, जी की पावर बी पे, एल की पावर सी पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना इनके डायमेंशन, जी का तो चलो पता ही है अपने को, सारे डायमेंशन तो पता ही है, लेंथ का एल आ जाएगा, मास का एम रहेगा। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन आएगी, टाइम पीरियड टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, m टू द पावर a, g टू द पावर b, और l टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे, c आ गया। तो k क्या है? k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना, कोई नंबर होगा, ये हमें नहीं पता अभी यहाँ पे क्या है। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब आप क्या कर दो, सीधे सीधे लिख दो, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ के, m टू द पावर a, g टू द पावर b, l टू द पावर c। समझ गया बेटा? तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखोगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। फिर राइट साइड में लिखोगे k के लिए m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। फिर इनटू m के लिए क्या लिखोगे, m टू द पावर 1 पूरे की पावर a, g के लिए क्या लिखोगे, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 पूरे की पावर b, और l के लिए कैपिटल L, बस एक ही आएगा, लेंथ अकेला। वैसे आप मास के टर्म पे लिख सकते हो, लेकिन अननेसेसरी की स्टेप बढ़ती हैं। अब बोलोगे सर लेफ्ट साइड में आपने m क्यों लिखा, l क्यों लिखा, सिर्फ t पे तो डिपेंडेंसी थी, लेकिन आप ध्यान रखो आपको कंपेयर भी करना लेफ्ट और राइट के साइड में, इसलिए राइट साइड में आप जो m टू द पावर, जो भी जीरो वाले पावर वाले टर्म है उनको हटा दो, कोई मतलब नहीं है, वो अननेसेसरी के आपके स्टेप खाएंगे। हाँ, लेफ्ट साइड में आप पूरे लिखो, m की पावर 0 तो लिखो क्योंकि कंपेयर करना है, और राइट साइड में जो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 उनको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस स्टेप को आप सिंप्लीफाई कर दें, ये स्टेप सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये कितना आएगा, m टू द पावर a बचेगा, l टू द पावर b प्लस c बचेगा, और t टू द पावर -2 भी बचेगा। अच्छे से देख लो एक बार और पूरा चेक कर लो, बराबर लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं मैंने। यस सर, बराबर है। बराबर है, सभी बच्चे चेक कर लो, जिनका कैलकुलेशन वीक है वो भी इसको ना स्टेप को तोड़ के कर लेना, बट ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखते बननी चाहिए, मतलब सीधा सीधा, यहाँ पे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस यूज नहीं होती है, सिंपल अलजेब्रा है ये, है ना। और किसी को अगर दिक्कत होती तो बेटा वो तोड़ तोड़ के लिखे पूरा, मतलब पूरा एक्सपेंड करे, लेकिन आगे आप 3-4 बार जब एक्सपेंड करोगे ना तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि सीधे सीधे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टेप को आपको ना डायरेक्ट लिखते बननी चाहिए, यहाँ पे जबरदस्ती स्टेप बढ़ाने से कोई सेंस नहीं है, और अगर तुम स्कूल एग्जाम की बात करोगे तो उसमें मार्क भी नहीं होते, वो बीच की जो स्टेप है
मतलब जो सेकंड लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा, वहां बीच में आप कुछ भी करते रहो, उसमें कोई मार्क भी नहीं होते, कोई सेंस नहीं होता। ये सब कैलकुलेशन आपके माइंड पे रहने चाहिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम, क्या करोगे, बेस, कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस। सेम बेस वाले पावर को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो फटाफट m को कंपेयर करते हैं अपन। क्या आ रहा बेटा, m को कंपेयर कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे a है, तो a की वैल्यू 0 मिल गई। राइट साइड पे कंपेयर, l को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में 0 है और राइट साइड में b प्लस c है, तो हाँ, तो b इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया यहाँ पे, b इक्वल्स टू माइनस c आ गया ना। b इक्वल्स टू, हाँ, माइनस c, या c इक्वल्स टू माइनस b भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बात है। c इक्वल्स टू माइनस b हो गया यहाँ से। फिर अब t को कंपेयर कर लो बेटा, t को कंपेयर कर रहे हो, लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड पे कितना, -2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/2 आ गई b की वैल्यू। तो b की वैल्यू अगर -1/2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c यहाँ पर है, देखो c यहाँ पे है, तो c की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पे, माइनस ऑफ -1/2, द आंसर इज +1/2। तो ये c की वैल्यू भी निकल गई आपकी। तीनों निकाल लिया आपने, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई आपकी कि नहीं, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल दी आपने, तीनों की वैल्यू निकाल दिए। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू -1/2 और सी की वैल्यू कितनी है, +1/2। तो बस अब आपका काम हो गया यहाँ पे। फाइनली अपन अब लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके बराबर आ गया। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल्स टू k m टू द पावर a, फिर क्या था g टू द पावर b l टू द पावर c। देखो जो लिखे हो ना इक्वेशन 1 वही लिखना, मतलब आगे पीछे मत करना कि l पहले लिख दिए g बाद में लिख दिए, नहीं तो फिर वो जो पावर है ना, जैसे l की पावर b मत कर देना, जो यहाँ पे लिखे हो वही लिखना ताकि आप गड़बड़ ना करो। हाँ, शुरुआत में आप m को लास्ट में लिख सकते, g को पहले लिख सकते, लेकिन जो पावर आ रहे हैं फिर उनको वैसे ही लिखना आप, या फिर आप m l टू द पावर c g टू द पावर b ऐसा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर जो पावर है उनको ऐसा सच रहने देना। m टू द पावर 0, फिर g टू द पावर b की वैल्यू -1/2 है तो ये -1/2 लिखोगे, l टू द पावर c है, c की वैल्यू +1/2 है, ठीक है ना। हाँ, तो अब अपन इसको ना रूट में लिख सकते हैं। देखो अगर मान लो x की पावर 1/2 है तो ये √x लिख सकते हो आप, और अगर मान लो y की पावर -1/2 है तो इसको क्या लिखोगे, 1/√y लिखोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, x की पावर 1/2 है तो ये √x लिख सकते हो, y की पावर -1/2 है तो 1/√y लिख सकते हो। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, k m टू द पावर 0, डायरेक्ट लिख दूं क्या, √L/√g, ठीक है। तो t इक्वल्स टू k m टू द पावर 0 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया ये, नाउ द फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, k रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर आप L/g लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये लास्ट में आपका फार्मूला आया, लेकिन आपको पता है जो एक्चुअल फार्मूला होता है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का, वो कितना होता है, 2π होता है, वहां पे k जो कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ वैसे ही आता है। एक्चुअली जो k की वैल्यू है यहाँ पर ये होता 2π, लेकिन इस मेथड से आप 2π प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या,
नहीं कर सकते। तो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो एक्चुअल फार्मूला होता है दैट इज एक्चुअल फार्मूला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्चुअल फार्मूला T इज इक्वल्स टू 2 पाई। तुम्हें याद है मैंने इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए भी डिस्कस किया था इसको, है ना। अपन जब क्वेश्चन कर रहे थे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड की, किसी ने, इस बच्चे ने इक्वेशन लिखी, इसको डायमेंशन मेथड से करेक्टनेस चेक करो, ठीक है। तो ये आया भाई यहाँ पे, एक्चुअल में k की वैल्यू क्या होती 2 पाई, लेकिन इस मेथड से k की वैल्यू निकल कर नहीं आती है, k की वैल्यू आप नहीं बता सकते, तो ये ड्रॉबैक हो गया। बाकी आप निकाल सकते, बाकी जो टर्म आते हैं उन पे किस तरह से डिपेंडेंसी है, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास की पावर 0 आई ना, तो अगर किसी टर्म की पावर यहाँ पे 0 आ गई, इसका मतलब उस पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड कर रहा और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये फैक्टर है जिसपे क्या डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है पेंडुलम का। तो ये मेथड समझ गए सभी बच्चे, कोई डाउट इस पे?